हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है पीताम्बर त्रिपाठी और बाकी रहा कि मैं स्पीका स्टार चैनल से बोल रहा हूँ। और बोलने का मतलब ये है कि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो एक रहस्यात्मक राशि के बारे में। और जहाँ तक सवाल है कि उससे पहले हम वो रहस्यात्मक जो राशि को पहचाने, ऐसे तो कोई नहीं पहचान पाया, हम कैसे पहचानेंगे। तो फिर ये जो है, जो राशि जो 8 नंबर में पड़ रहा है कालचक्र कुंडली का, उसमें क्या होता है कि बड़ा मुश्किल चीज़ से ये मुश्किल वाला आदमी उसको भी कहा जाता है। एक तो हो गया गड्ढा, हो गया 8 नंबर वाला। दूसरा है बड़े बड़े दुश्मन उसमें अंदर में छुपे हुए हैं। तो फिर ये 8 नंबर वाला जो राशि है वो राशि सबसे पहले, मतलब ये राशि बहुत ही गाढ़ा राशि हो जाता है। और फिर हम जैसे स्पीका स्टार चैनल से बोल रहे हैं तो फिर ये एस्ट्रो चैनल है, तो ये एक ज्ञान है, एक नॉलेज है। हम आपको आज जो बताने वाले हैं, सबसे पहले हम अपना गुरुजी को प्रणाम करते हैं। जैसे कि मतलब है कि अखंड मंडलाकारं व्यप्तजन चराचरं तत्पदं दर्शितं चेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम क्लीं गुरुदेवाय नमः। ये जो हमने सबसे पहले गुरुजी का प्रणाम करना चाहिए, तो तभी जाके हम आपको बताने में यदि कुछ भूल हो गया तो इसलिए गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए। और गुरुजी सबसे बड़े होते हैं, बड़ा मतलब बड़ा महान होते हैं वो। तो इसीलिए सबसे पहले तो गुरुजी एक बेटा का माता पिता ही होते हैं गुरुजी। उसके बाद भी और भी गुरुजी है, और भी गुरु है। जो कि मैं जो बोल रहा हूँ जो गुरुजी के बारे में, वो एक दिखाई नहीं देने वाला, जो दिखाई नहीं देने वाला गुरुजी है वो कौन है? जो दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ आप देख रहे हैं मगर वो आपको देख रहे हैं, मगर आप उनको देख नहीं पा रहे। वही मेरा गुरुजी है। तो वो गुरुजी कौन बने? ये शून्य आकाश, शून्य आकाश जो है वो हमारे गुरुजी हैं। उसको क्या कहते हैं? जो शून्य आकाश को क्या कहते हैं? और सौरमंडल जो से बनाया है, जो वो कौन है? वो खुद ब्रह्म है। ब्रह्म जैसे होता है तो उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मलोक से जो आने वाला है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्राह्मण क्या होता है? ब्रह्म जानते इति ब्रह्मज्ञ। ब्रह्म को जो जानता है उसको ब्रह्मण्य कहते हैं। तो फिर ये ब्रह्मण्य जैसे की बात आ गया, तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी के ऊपर जो हमने छोड़ दिए हैं, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शून्य है। जहाँ आप सब शून्य जगह देख रहे हैं वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा है, जो कि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। वो चारों तरफ हैं,
आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास भी है। तो फिर ऐसी बात है कि हम बड़ा गर्व से नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण जाति में जैसे कोई पैदा हुआ है तो वो ब्रह्मज्ञ कहलाता है। तो ब्राह्मण को कभी ऐसा चीज करना नहीं चाहिए जो कि उसका ब्रह्म नष्ट हो। जो ब्रह्म नष्ट कर दिया है वो ब्राह्मण भी कहलाता नहीं है। और आजकल जो पूजा पाठ जो कर रहे हैं सब ब्राह्मण लोग, कर्मकांड पद्धति जो सो कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि 2-4 बार ऐसे होम में जो से चढ़ा देते हैं, घी चढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि 600 रुपया दे दो, आपका काम हो गया। 15 मिनट में एक काम बन जाता है। जो 3 घंटा लगने वाला है वो 15 मिनट में काम बन जाता है। तो फिर ये कैसा ब्रह्म हुआ? कौन सा नियम बना? जो कुछ भी बोल दिया वो हो गया। जैसे विश्वकर्मा जी का पूजा हुआ तो विश्वकर्मा जी का कोई ध्यान नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई ऋषि आदि नहीं है, कोई न्यास नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली 2-4 बार गणेशाय नमः गणेशाय नमः गणेशाय नमः करके घी डाल दिए तो हो गया, पूजा हो गया। तो इस पूजा को तो हम तो ब्राह्मण तो कह लेंगे नहीं, वो पैसा लूटने वाला हो गया, ब्राह्मण हो गया। बोलता है कि 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया। ये कौन सा टाइप का ब्राह्मण है? मैं आपको पूछ रहा हूं, ये कौन सा टाइप का ब्राह्मण है? और आजकल जो हमारे आसपास जो सो ब्राह्मण है, वो एक स्तोत्र को जो पाठ करते हैं, जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे श्री गणेश जी का मंत्र हम बोल रहे हैं, ओम गणानात्मं गणपति गुं हवामहे, प्रियणात्मं प्रियपति गुं हवामहे, निधिनात्म निधिपति गुं हवामहे, बसो मह। ये हो गया गणेश जी का मूल मंत्र हो गया। वो कैसे बोलेंगे? यहाँ के जो ब्राह्मण है वो उसको इतना लंबा करके बोलेंगे, 15 मिनट लगेगा इस मंत्र को खत्म करने के लिए। जैसे गणानात्वां गणपति गुं हवामहे, प्रियाणात्वां प्रियपति गुं हवामहे, निधिनात्वां निधिपति गुं हवामहे, वसो ममोह। मैं जो बोल रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी में बोल दिया, वो इतना स्लो में बोलेंगे, कोई बोलता है कि हाँ ब्राह्मण कुछ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये हो गया अपना पेट पालने के लिए, वो सब ऐसे झूठ मूठ के बोल के पैसा लूटते हैं। और कोई तो मतलब उड़िया में भी मतलब बोल देते हैं जैसे संकल्प वगैरह ये सब जो होता है। देखिए हम ब्राह्मण है, हमारा जनेऊ देखिए, ये जनेऊ है। ये जनेऊ क्या है? जनेऊ का महत्व क्या है? आप जानते हैं जनेऊ क्या है? जनेऊ खुद ब्रह्म होता है, ब्रह्म। जब तक ये हमारा शरीर में है, कोई भी हमको मतलब अटैक कर नहीं पाएगा, ऐसा शक्ति है उसमें। ये मतलब 6 क्ष का है। 6 क्ष में मतलब आपको ये मिलेगा, एक एक क्ष में, एक एक धागे में आपको 9 सूत्र मिलेगा। इसमें एक एक धागे में आपको 9 सूत्र मिलेगा, और उस जो 9 सूत्र में फिर 9 सूत्र मिलेगा, उसको नवसूत्र भी कहते हैं। और उसमें ब्रह्म गांठ होता है।
और उसमें ब्रह्म गांठ होता है। ब्रह्म गांठ को जो पहचानता है वही मांस मछली नहीं खाएगा। हमने कई यूपी में ब्राह्मण लोग देखे हैं, बहुत ही निष्ठा में रहते हैं, वो मांस मछली वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ना वो ब्राह्मण है। तो इसको जैसे कोई मांस मदिरा अंडा ऐसे सब खाता रहता है, वो क्या मतलब ब्राह्मण कहलाएगा। यहाँ तो ऐसे भी है, वरुण पूजा में नारियल को ऐसे मतलब लंबा छोड़ देते हैं, उसका जो सर होता है वो मतलब जो कलश जो होता है, कलश के अंदर रहता है, उसका पूछ जो होता है ऊपर रहता है, ऐसे यहाँ बिठाते हैं। ये कौन सा रीत नीति हो गया। हम आपको पूछ रहे हैं, ये कौन सा रीत नीति हो गया। थोड़ा बहुत तो ऐसे ऐसे श्लोक बोल दिए तो आपका काम बन गया, दे दो 600 रुपया 800 रुपया बस। ऐसे यहाँ होता है। इसलिए हम आज ये जो चीज दिखाने के लिए हम आज साठ फाट नहीं पहने हैं। हम खुद ब्राह्मण हैं, अभी हमने पूजा करके आए हैं, तो पूजा करके आने के बाद हम ऐसे ही जाते हैं पूजा करने के लिए, खाली शरीर में। क्यों? हमारा कुछ भी नहीं है। हम खुद जैसे कि मतलब जो मतलब जैसे कवच मतलब हो जाता है, जो गायत्री पाठ करता है उसका कवच खुद गायत्री, सावित्री और सरस्वती हो जाते हैं। और उनका ये सब जो चीज़ है ब्रह्मांड में, उसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या पहचानेगा? पंचतत्व को पहचानना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद सूर्य से जैसे कोई किरण आता है, जैसे गिरता है पृथ्वी के ऊपर, वो कैसे मतलब ये बदल जाता है सब, इसको भी सोचना पड़ेगा। अपने आप से फूल होता है, अपने आप से फल फलता है, सब जहाँ पे देखो हरियाली हरियाली है, ऐसे कैसे बनता है? विश्व ब्रह्मांड में ये सब करने वाला बहुत ही देवियाँ सब है, जो सब हमारे लिए ये सब बनाए हैं। हम उनको पहचानना चाहिए। एक खाली पानी गिलास जैसे आप पीते हैं, तो पानी के अंदर क्या चीज़ है? आप कभी ये सोचे हैं पानी के अंदर क्या चीज़ है? आप देख रहे हैं पानी, पास पी लिए, पास उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ कीटाणु होगा, कुछ जीवाणु होगा। आप देखते नहीं है, सीधा पी लेते हैं। मगर हम जो बात जो बोल रहे हैं, हम ऐसे बात बोल रहे हैं कि जो चीज़ वो कीटाणु वाला चीज़ है, जीवाणु वाला चीज़ है, हम आपको ये बता रहे हैं कि वो सब चीज़ ऐसे नहीं है। तो फिर उसमें क्या होता है? जीव मातृका, जड़ मातृका, स्थल मातृका, ऐसे सब मातृका सब उसमें है। एक गिलास पानी में मातृका सब मतलब विराजमान है, सब उसमें मतलब उसमें समा रहे हैं, समा के रखे हैं। वो वरुण देवता है। अरे वरुण देव का कितना आँख है? वरुण देव का 100 आँख है, 100 आँख, 100 आँखें उनका है। तो फिर ये वरुण देव जो है वो चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं।
तो उसको पहचानिए, ब्रह्म को पहचानिए। जो ब्रह्म को पहचानेगा वो ब्राह्मण को पहचानेगा। हमारा उड़ीसा में ब्रह्म कहाँ है? जो परम ब्रह्म कहते हैं वो कहाँ पर है? हमारा उड़ीसा में परम ब्रह्म स्वयं जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ के आगे इतने सारे लोग खड़े रहते हैं, मगर उनका आंख किसके ऊपर पड़ता है? पहले जिसके पास ब्रह्म है, जिसके पास ब्रह्म है उन्हीं के ऊपर नजर उनका हमेशा रहता है। क्योंकि ब्रह्म जानते इति ब्रह्मज्ञ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ब्रह्म को पहचानिए और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी पहचानिए, विष्णु जी को भी पहचानिए। जल विष्णु, स्थल विष्णु, सारा चीज में विष्णु फैलाए है, वो पालन करता है। और जैसे कोई संहार करता है वो शिव जी कहलाते हैं, वो शंकर जी कहलाते हैं। जो कोई दुष्ट प्रकृति का आदमी होगा उसको कोई नहीं संभाल पाएगा, तो फिर शिव जी अपना प्रहार से उसको दंडित करते हैं। कैसे दंडित करते हैं? अपना दशा अरिष्ट से उनको दंडित करते हैं। कौन से दशा में? एक खराब दशा में उसको दंडित करते हैं और उसको फिर वापस वही जगह पर ले आते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सभी लोगों का मेरा ये निवेदन है कि स्पीकर स्टार चैनल को पहचानिए। स्पीकर स्टार चैनल कोई ऐसे चैनल नहीं है, हम आपको पहले भी बताए हैं। ये हो गया आपका भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओं भूः स्वाहा इदं अग्नये, ओं भुवः स्वाहा इदं वायव्ये, ओं स्वः स्वाहा इदं सूर्याय। ये हो गया स्पीकर स्टार चैनल। ये कोई साधारण चैनल नहीं है। उसमें आपको परम ज्ञान मिलेगा। आपका आत्मा जैसे पाप भरा हुआ रहता है, उसको हमारा चैनल को जो ही देखेगा अच्छी तरफ से, मन से तन से देखेगा, उसका पाप भी धो जा अपने आप से, वो खुद वो धो डालेगा। आप कोई भी देवता को आप अपनाइए, दैवी शक्ति के माध्यम से ही सभी लोग बड़े बने हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं बना है बिना दैवी शक्ति में। दैवी शक्ति सबसे बड़े होते हैं। तो कोई भी देवता को आप एक ही देवता को पकड़िए और उनका नाम हमेशा रटिए। जहां आपको टाइम मिलता है वहीं पे रटिए, मन में। देखेंगे आपका कैसे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि ये आपको मैसेज में दे रहा हूं कि कभी भी आप एक मानव है, आप हम लोग सब मानव हैं। मानव का लीला खत्म करके हमको फिर वापस जाना है। कहाँ पर? जहाँ से हम आए थे। तो फिर हमको जो इधर जो भेजे हैं, इसलिए भेजे हैं, जाओ देखकर घूम के आओ, सारा चीज को निभा के आओ। सारा चीज को हमको निभाना है, इधर सारा चीज को पहचानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पहचान बनाने वाला ग्रह जो है वो शनि देव जी है। और वो तो नाक रगड़ा, मतलब वो तो नाक पूरा नीचे में रगड़ा देते हैं। तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है?
तो सभी को पहचानिए, अच्छे बुरे, धनी दरिद्र, सबको पहचानना आज के ज़माने में ज़रूरी है। नहीं तो आप कहीं पे थोड़ा सा पैर फिसल जाएगा तो फिर आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। छोड़िए, हम तो मतलब ऐसा चीज़ थोड़ा सा स्पीकर स्टार चैनल में बोल दिए, और वैसे हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। मेरा जो सीनियर सिटीजन है उनको मेरा प्रणाम सबसे पहले, और मेरा बड़े भाई लोगों को मेरा सबसे प्रणाम, और मेरा छोटे भाई बहन को मेरा आशीर्वाद। जैसे कि ये पूरा मैथोलॉजिकली चैनल है, और उसमें मैथोलॉजिकली चैनल जो है उसमें आपको बहुत ही मैथोलॉजी का चीज़ सब मिलेगा। आपको एक एक चीज में मैथोलॉजी होता है। कैसे होता है हम आपको आज बताने वाले हैं, वृश्चिक राशि के ऊपर, वृश्चिक लग्न के ऊपर हम आपको बताने वाले हैं। तो भैया एक बात है कि वृश्चिक लग्न में जो लड़की पैदा होता है वो कैसे होता है? आपको पता है कैसे होता है? नहीं पता है। वो बहुत ही स्वाभिमानी होता है, वो बहुत ही गर्वी टाइप का आदमी बनता है, उसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा, कोई भी नहीं। खुद उसका हस्बैंड भी उसको समझ में नहीं आएगा। ये एक डार्क गड्ढा वाला आदमी है, उसको पहचानना किसी के बस की बात नहीं है। ये सभी राशि अलग, वृश्चिक राशि का लड़की अलग होता है। तो वृश्चिक राशि का अंडर में सभी राशि आ जाते हैं। जैसे सूर्य के राशि के नीचे सब राशि रहते हैं, ऐसे ही लड़की के कुंडली में वृश्चिक राशि के अंडर में सब राशियां आ जाते हैं। वृश्चिक राशि एक ऐसा मतलब राशि है जो बिच्छू है। बिच्छू कैसे मारता है? वो पीछे उसका पूंछ में मारता है, उल्टा मारता है। जब कोई उल्टा मारता है तो आपको कैसे लगता है? समझ गए ना मैं क्या कहने वाला हूं? तो फिर ये जो वृश्चिक राशि वाले आदमी हैं या लड़कियां हैं या औरत लोग हैं, उनको पहचानना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे भी नारायण को भी उनको पता नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो फिर आपको ये हम आपको बता रहे हैं कि ये एक रहस्यात्मक राशि है। हमेशा रहस्यात्मक हिसाब से वो रहता है। और जो रहस्यात्मक राशि जो कहते हैं उसके अंदर ये काल चक्र कुंडली का अष्टम भाव में पड़ता है। अष्टम भाव में पड़ने के कारण ये एक डार्क गड्ढा वाला कुआं जो बोलते हैं, उसके अंदर जो घुस गया वो उठ नहीं पाएगा। उधर में बड़े बड़े दुश्मन होते हैं जो कि कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष दुश्मन होते हैं, जो मुंह पर वार करते हैं, पीछे नहीं वार करते हैं। पीछे वाला जो वार करते हैं वो 12वां वाला होता है। 12वां वाला जो राशि होता है वो पीछे वार करता है, मगर 8वें वाला जो राशि है वो आगे वार करता है। और बड़े दुश्मन है वो। 8वां वाला तो सबसे गड्ढा वाला चीज है।
गड्ढा कुआं है वो, और रंध्र जागा है। तो रंध्रपति जो है उनको आप दुश्मन भी समझ लीजिए या अपना शत्रु भी समझ लीजिए। उधर में सारे बड़े बड़े प्रत्यक्ष दुश्मन उधर में होते हैं। और 12वां हाउस क्या है? 12वां जो द्वादश जागा जो मतलब मीन राशि जो है वो क्या है? वो छुपी हुई दुश्मन है। तो फिर 8वें भाव जैसे कि डार्क गड्ढा है, तो और बहुत सारे दुश्मन उधर में रहते हैं। 8वें भाव में बहुत सारा दुश्मन उधर रहते हैं, और उसमें आप वो जो दुश्मन के अंदर आप क्या कर रहे हो, वो दुश्मन के अंदर आप क्या आपने क्या किए हो, वो सीक्रेट रहता है। तो उसका मतलब आप समझ गए। लड़की गया कहा? कॉलेज को मतलब पढ़ाई करने के लिए। मम्मी डैडी समझ लिए हमारा लड़की तो पढ़ाई करने के लिए गया है कॉलेज, तो फिर तो वो पढ़ाई करके आएगा, पढ़ाई खत्म करके आएगा। मगर उधर में वो क्या करता है आपको क्या पता है? उधर में क्या करता है क्या नहीं करता है आपको क्या पता है? वो रहस्यात्मक हो जाता है। वो जो काम करता है उधर, वो 8वें वाला काम करता है, जो कि डार्क गड्ढा वाला काम करता है। उसको पता भी नहीं आगे क्या होने वाला है, और सब लाभ करके बैठ जाते हैं। उनको आगे पीछे का कोई समझ नहीं है। मम्मी डैडी को पूछो तो मम्मी डैडी बोलते हैं हम तो पढ़ाई करने के लिए उसको भेजे थे, हम क्या यह करने के लिए भेजे थे क्या? ऐसे उनका क्वेश्चन का आंसर मिलता है। मगर वो डार्क वाला गड्ढा का जो काम करता है मतलब कर देता है, उसको समझ में नहीं आता है वो क्या करता है। इसीलिए वो सीक्रेट हमेशा वो रखता है, वो लड़की या लड़का वो सीक्रेट हमेशा रखता है। इसलिए तो सीक्रेट राशि है ये। तो मतलब वृश्चिक वाला जो राशि वाले व्यक्ति को और वृश्चिक राशि को डिप्लोमेटिक राशि भी कहते हैं। वो हमेशा डिप्लोमेट में वो चलता रहता है, तो इसलिए उसको डिप्लोमेटिक राशि भी हम लोग बोलते हैं। क्यों? उसका दिल में कुछ होता है, जुबान में कुछ होता है। मान लीजिए कोई लव करके बैठा है, वो छुपा के रखा है, तो वो दिल में कुछ रखा है, बोलता कुछ और है। तो इसीलिए वो डार्क वाला गड्ढा काम जैसे कर देता है कोई। वो बोलते हैं कि जैसे हमारा पंकज उदास जी जैसे वो पहले मतलब बोले हैं, पंकज उदास जी बोले हैं, जल से पतला कौन कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज कौन काजल से काली। तो जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज, और कौन काजल से काली। काजल से भी कोई काली होता है? होता है। तो जल से पतला ज्ञान होता है, जल से भी पतला ज्ञान होता है। कौन भूमि से भारी? पाप भूमि से भारी, पाप।
पाप होता है सबसे बड़ा भारी चीज, भूमि से भी भारी होता है। कौन अग्नि से तेज? क्रोध अग्नि से तेज होता है। क्रोध जो होता है अग्नि से तेज होता है। और कौन काजल से काली? उसको कलंक कहते हैं। जो कलंक जो वो मतलब हो जाता है, वो लड़की या लड़का लब करके बैठते हैं, अपना आपको कलंक बना देते हैं। तो वही चीज मैं आपको समझाने के लिए इतना चीज हम आपको बता रहे हैं। कौन काजल से काली? कलंक जो मिटने वाला नहीं है। तो उसी को आपको पहचानना पड़ेगा। वो दिल से कुछ बोलता है, दिल से कुछ रखता है, बोलता कुछ और है। इसलिए ये छुपी हुई राशि बोलते हैं उसको, सीक्रेट वाला राशि है। और ये मोक्ष त्रिकोण का राशि भी कहते हैं। 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण। 4 हो गया कर्क, और 8 हो गया वृश्चिक, और 12 हो गया मीन। ये हो गया मोक्ष त्रिकोण का ये राशि हो जाता है, 8वां वाला राशि। तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा। और ये जो मोक्ष त्रिकोण में जो पड़ता है, तो मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल, जर्नी अबाउट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल की अंदर, स्पिरिचुअल के ऊपर आपको बढ़ना है। स्पिरिचुअल मतलब है पूजा पाठ, ऐसे ध्यान वगैरह सब, उसको स्पिरिचुअल कहते हैं। अंदर से पूरा दम्भ से आप प्रभु को बुलाते हैं, वो स्पिरिचुअल होता है। जो स्पिरिचुअल आदमी है, वो स्पिरिचुअल आदमी के कौन सा कुंडली में पता चलेगा? D20 से पता चलेगा। जब हम D20 देखते हैं, सबसे पहले वृश्चिक को देखना पड़ता है। क्या वो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, उसको पहले चेक करना पड़ता है। ये तो सारा खेल खत्म। आदमी यदि स्पिरिचुअल के ऊपर चला गया तो सबसे अच्छा है। यदि स्पिरिचुअल के ऊपर नहीं गया तो फिर बर्बादी सब कर देगा। वो स्पिरिचुअल जो करता है वो भी गुप्त रहता है। वो जो स्पिरिचुअल में जो पाता है, वो जो उसको जो मिलता है स्पिरिचुअल में, वो भी गुप्त रहता है। इसलिए उसको गुप्त राशि भी कहा जाता है। तो फिर ये जो मतलब जो आदमी लोग होते हैं, बाहर किसी को बताते नहीं है, वो अंदर में हमेशा रखे रहते हैं। तो फिर किसको क्या बोलना है, क्या नहीं है, वो अच्छी तरह उनको पता रहता है। उनकी चाल कुछ अलग होता है, उनको कहना कुछ अलग होता है। तो इसीलिए वृश्चिक राशि को एक मतलब छुपी हुई ज्ञान, मतलब गुप्त राशि कहना पड़ता है। तो आज से थोड़ा सावधान हो जाइए। जैसे कि वृश्चिक राशि एक टैलेंटेड राशि है, वो भी मतलब जल तत्व का राशि है, टैलेंट राशि है। वो किसी से हटने वाला नहीं है। बड़े मतलब वो स्वाभिमानी गर्वी आदमी होते हैं। इसलिए वृश्चिक
कौन पहचान पाए, मतलब कौन वो पहचान बनाएगा? उसकी ग्रह, उसकी कुंडली में जो ग्रह होता है वो ही पहचान बनाएगा। कैसे पहचान बनाएगा? उनकी दशा रिष्ट में, दशा में पहचानेगा। सभी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं, मारक ग्रह होते हैं, और ज़्यादातर से वो बाधक ग्रह होते हैं, अकारक ग्रह होते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं? ये सभी कुंडली में ऐसे लागू रहता है। तो लागू रहता है तो जैसे, तो फिर आपको ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि सभी आदमी बड़ा नहीं होता हो पाएगा। जो बड़ा होता है उसको आके सर में आके डंडा मार देता है, तू बड़ा नहीं हो पाएगा, तू बैठ, ऐसे होता है। तो इसलिए सभी के लिए पनिशमेंट है इधर, कोई बच नहीं पाएगा। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ज्ञान, ये सबसे बड़ा महत्व चीज है, उसको समझना जरूरी है। तो जरूरी इसलिए है कि आप खुद को समझिए पहले, फिर बाद में आप किसी को समझाइएगा। आप तो खुद ही तरह से हैं और किसको क्या समझाएंगे? पहले आपको खुद को संभालिए, खुद का बात खुद को ठीक कीजिए, उसके बाद और किसी को ठीक बनाइएगा। छोड़िए, आज हम आते हैं फिर विश्लेषण के ऊपर, ग्रह के ऊपर। सबसे पहला ग्रह है चंद्रमा को हम लेते हैं। तो चंद्रमा यहां पर नवमेश होते हैं। नवमेश जैसे उनका एकाधिपति राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वृश्चिक राशि से गिरने पर 9वां स्थान वो पड़ता है। तो 9वां स्थान पड़ने पर वो भाग्य की राशि बन जाता है। भाग्य की राशि जैसे बन जाता है तो फिर ये जो मतलब कर्क राशि जो है उनके एक ही घर है चंद्रमा का, दूसरा कोई घर है ही नहीं। तो फिर ये लगन में जाके, मतलब जैसे वो लगन में चले जाते हैं, वृश्चिक राशि में चले जाते हैं, तो वो नीच के हो जाते हैं। लोग तो बड़े घबराहट हो जाता है कि नीच का चंद्रमा हो गया, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर वृश्चिक में, मतलब वृश्चिक में वो व्यक्ति ज्यादातर अब ये क्या करता है, नीच के चंद्रमा होने पर व्यक्ति क्या करता है, धर्म की ओर ज्यादा वो मोड़ जाता है, जितना कि उच्च के होने पर है। उच्च का होना यहाँ कोई अच्छी बात नहीं है चंद्रमा की, जितना नीच का हो। नीच का होने के पर ये थोड़ा आदमी स्पिरिचुअल के ऊपर वो चल बसता है, धर्म की ओर वो मोड़ जाता है। तो इसीलिए यहां पर चंद्रमा तो उसका होना तो अच्छी बात नहीं है, और जबकि नीच का होना इतना अच्छी बात है। तो वो चंद्रमा जो धार्मिक प्रकृति का होगा, और नवा भाव जो मतलब जैसे वृश्चिक राशि में जैसे मतलब चंद्रमा बैठते हैं, तो वो तो व्यक्ति तो धार्मिक तो बनेगा। तो फिर अपना भाव को, चंद्रमा की अपना भाव को वो ज्यादा बलि कर देते हैं उधर से।
यहाँ तो नीच के हो गए, नीच पे बैठकर भी अपना भाव को बहुत मतलब बलि कर देते हैं, इसलिए तो धार्मिक बनते। नौवां भाव किसका है? नौवां धर्म का भाव है। उधर से धर्म विचार करना चाहिए, तो उस भाव को वो ज्यादा बलि कर देते हैं। वो हो जाता है कि बहुत ही ये रिलीजियस आदमी होगा, और इवन उनके पिताजी, उनके रिसिप्टर वगैरह सबकी तरफ ये रिलीजियस होगा। सभी ने उनको बाबा मतलब वो बोलेंगे, मतलब बाबा ही सब उसको शाबाशी देंगे। ऐसा चीज ये चंद्रमा यहाँ पर नीच के होने पर ऐसे बना देते हैं। ज्यादातर लोग घबराते हैं, तो ये तो बात तो हमने बता चुके हैं। ज्यादातर तब लोग घबराते हैं कि नीच का चंद्रमा हो गया तो बड़ी खराब हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए चंद्रमा को हमको जहां भी बैठे हो उसी के हिसाब से हमको गणना करके हम आपको बता रहे हैं। हमने तो एक एक्सट्रीम वाली बात बताई आपको, नीच का होना, उच्च का होना, मगर मान लीजिए वो और कहीं पे जाके बैठे हैं, तब पर भी वो लगन का मित्र है, तो फिर वो लगन को कैसे बल मिलेगा और अपना भाव को कैसे बल मिलेगा, वो हमेशा सोचता रहता है। उधर में भी बैठकर भी, कहीं पर भी बैठकर भी अपना भाव को जरूर वो देखता रहता है। चंद्रमा तो 2.5 दिन में एक राशि में रहते हैं, तो कैसे नहीं देखेगा? एक ना एक दिन तो उसको देखना ही देखना है। तो इसीलिए आदमी कभी बुरे की तरफ वो जा नहीं पाएगा। हाँ, मान लीजिए बृहस्पति हो, शनिश्चर हो, राहु केतु हो, वो 1.5 साल के, 2.5 साल के ऐसे सब होते हैं, तो उनके बारे में कुछ अलग होता है। मगर चंद्रमा जो है अति तीव्र की ओर वो बढ़ते रहते हैं, हमेशा वो एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। वो फास्ट मतलब मूविंग प्लैनेट है वो, तो इसीलिए चंद्रमा कभी ना कभी गोचर मत में भी उस राशि को देखेगा। इसीलिए इस राशि वालों के लिए चंद्रमा या नीच का हो सबसे बड़ा अच्छी बात है। और कहीं पे भी बैठे हो तो और भी अच्छी बात है। इसलिए बोल रहे हैं चंद्रमा ऐसे इस टाइप का ग्रह यहाँ पर बन जाते हैं। तो फिर अभी आ जाइए सूर्य के ऊपर। जैसे चंद्रमा 9वां का होगे तो सूर्य कौन सा होगा? सूर्य 10वां का होगा। 10वें स्थान का मालिक सूर्य है, उनका भी एक ही घर है, सिंह राशि। तो फिर जैसे 10वां भाव बहुत ही अच्छा भाव है, और अकॉर्डिंग टू आवर किताब, जो लघु पराशरी जो बोलते हैं वो किताब को, उसमें लिखा है कि 10वां भाव हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल भाव माना जाता है। तो फिर ये जिसके साथ संबंध बनाए, वो जिसके साथ संबंध बनाते हैं, कौन? सूर्य बनाते हैं। जैसे मतलब केंद्राधिपति पापी नहीं होता है, तो सूर्य यहाँ पे केंद्राधिपति हो जाते हैं, तो वो पापी नहीं कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू लघु पराशरी
इस राशि वालों के लिए ऐसा नहीं होता है। तो और किसके लिए, मतलब कन्या राशि के लिए या कर्क राशि के लिए या सिंह राशि के लिए ऐसे सब पापी पापी होते हैं, मगर इस राशि के लिए ऐसा अकॉर्डिंग टू लघु पराशरी ऐसे नहीं होता है। तो फिर सूर्य यहाँ पे जिसके साथ संबंध बनाए, अगर शुभ संबंध में हो तो अच्छा माना जाएगा। यदि सूर्य यहाँ पर शुभ संबंध में है तो अच्छा माना जाएगा। यदि सूर्य त्रिषणाय से संबंध है तो अच्छा नहीं होता है। सूर्य जैसे त्रिषणा के साथ संबंध हो जाए तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये दशम का मालिक है और न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब है जिसके साथ मिलता है उसी की तरफ वो चलता रहता है। इसीलिए जैसे त्रिषणा के भाव के साथ हो जाता है तो फिर ये त्रिषणा भाव का फल देगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यदि सूर्य उच्च के हो जाते हैं, मेष राशि में हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, और वो शनि के साथ यदि दोस्ती कर दे, सूर्य उच्च के होकर यदि शनि के साथ यदि मित्र हो जाते, यदि दोस्ती हो जाए उनका, तो क्या होता है, कर जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। मेष का मतलब जो मेष राशि जो होता है उसका एक नियम है कि अपने पोजीशन पर वो हाई लेवल तक वो पहुंचा कर ही रखता है। मेष राशि का ऐसा चीज है, अपने पोजीशन पर वो हाई पोजीशन में जाकर वो किसी को भी वो पहुंचा देता है, क्योंकि उधर में ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के होते हैं। इसीलिए राजा के समान कोई नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए राजा हमेशा राजा ही होता है, उसका ऊपर और कोई नहीं होता है। इसलिए राजा वाला जो है वो मेष राशि है, उसमें सूर्य उच्च के होते हैं। तो इसीलिए उस राशि का एक नियम है, आदमी को बड़ा बनाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा, वो किसी भी तरफ से बड़ा आदमी बनाएगा। तो इसीलिए मेष राशि का ऐसा नियम है। हालांकि शनि पापी ग्रह है, हम मानते हैं शनि पापी ग्रह है, मगर वो सूर्य को बल थोड़ा दे देता है कि तू जाकर ये कर, तू जाकर वो कर, ऐसे वो बल भी दे देता है। तो इसीलिए मतलब यदि वो कैसे बल देता है, यदि सूर्य के साथ यदि हो तब, मान लीजिए सूर्य और शनि यदि एक साथ में है, तभी वो अपना जो शनि देव जी है वो अपना बल थोड़ा सूर्य को दे देते हैं। तो इस तरफ का मतलब सूर्य देव यहाँ पर एक ग्रह बन जाते हैं। अभी आ जाइए मंगल की तरफ। भाई मंगल तो खुद तो लगने से और षष्ठाधिपति है, तो फिर षष्ठ भाव के भी लड़ है। तो फिर पराशर जी ने बोले हैं, जब लग्नेश और त्रिक भाव हो उसमें शुभ संबंध आना बहुत ही जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर कुंडली बेकार बन गया। शुभ संबंध यहाँ पर एक कड़ी नजर है कि
जैसे लग्नेश हमेशा शुभ होता है, और त्रिक भाग जैसे मतलब जो षष्ठ भाव है वो त्रिक भाव है, उसमें जो मालिक है वो मंगल है, जो स्वामी है उनका मेष राशि का स्वामी और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वो हमेशा पराशर जी ने बोले हैं उनका ऊपर शुभ संबंध आना बहुत ही जरूरी है। देखिए बहुत सारा लोगों का ऐसे ही होता है, शुभ संबंध में ही रहता है, क्योंकि ये उनका ऊपर आशीर्वाद है, इसीलिए शुभ संबंध ये भी बना भी देते हैं। और नहीं तो ये हमेशा त्रिषणाय के फल ही देते हैं। त्रिषणाय फल मिलना अच्छा बात नहीं है, तो आदमी तो खुद तो मतलब वो खुद बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए शुभ संबंध आना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मंगल के साथ शुभ संबंध आना चाहिए। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि मंगल यदि शनि के साथ हो, मंगल यदि यहाँ पर शनि के साथ हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि शनि जो है यहाँ पर मंगल का उच्चेश है, इसीलिए ये बात कहने से इनकार करना नहीं पड़ेगा कि ये शनि का उच्चेश है, तो इसीलिए ये मतलब शनि के साथ होने पर ये अच्छा वो बना भी देते हैं। पाप संबंध नहीं आना चाहिए। और यहाँ शनि जो है कि एक त्रिषणाय भाव और एक केंद्र के भाव है। शनि देव जो है एक थर्ड हाउस का लॉर्ड है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, पर भी शनि मंगल के उच्चेश है। तो फिर शनि यदि मंगल के साथ हो तो अच्छा है। अगर शनि यदि मंगल के त्रिक में जाकर बैठ गए, मंगल का त्रिक भाग में जाकर शनि यदि बैठ गए, तो ये क्या करता है, भाई बहन को बर्बाद कर देता है और खुद को भी वो बर्बाद कर देता है। तो ये इसमें ऐसा चीज भी हो भी जाता है। देखिए कैसा टर्निंग पॉइंट है सब। इसीलिए कालचक्र कुंडली को हमेशा आंख में रखकर कोई भी ज्योतिष लोग हमेशा बोलते रहते हैं, कोई भी ज्योतिष आदमी हो। इसलिए कालचक्र कुंडली का रहस्य सभी को पता होना आज के जमाने में जरूरी हो जाता है। तो फिर एक एक कदम में एक एक हिसाब करके आदमी को चलना चाहिए आज के जमाने में। तो छोड़िए इस बात में क्या है कि अभी देखेंगे, मंगल की बात तो हो गई ऐसे, और अभी आ जाइए बुध ग्रह के ऊपर। बुध यहाँ पर जो है एक अजीब सा ग्रह बन जाते हैं। अजीब सा ग्रह कैसे? क्योंकि एक आठवें भाव का मालिक है और एक 11th का लॉर्ड है। 11th का लॉर्ड होकर वो सबसे बड़ा पापी हो गए, अकॉर्डिंग टू पराशर जी बोले हैं। 11th हाउस का लॉर्ड जो है हमेशा पापी होता है। 11th हाउस में जो ग्रह बैठा होता है वो हमेशा शुभ होता है, मगर 11th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो हमेशा पापी ही कहलाता है। तो फिर ये 11th हाउस का लॉर्ड होकर पापी बन गए।
तो बुध यहाँ पाप ग्रह हो जाता है। यदि बुध अच्छी पोजीशन में है तो बुध खुद बली हो जाएगा। बुध जैसे बली हो गया, बली हो जाने जो कि अच्छा नहीं है, इस लगन वालों के लिए बुध बली होना अच्छी बात नहीं है। अगर बुध यदि थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में है, यदि बुध यदि थोड़ा पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं तो फिर ये लगन के लिए अच्छी बात है। नहीं तो त्रिषणाय के अभाव और पापी का ग्रह यदि बली हो गए तो फिर ये पूरा खेल को बिगाड़ देगा, पूरा कुंडली को वो बिगाड़ देगा। तो फिर ये जो है कि मतलब जैसे बुध जो है कि जैसे पीड़ित अवस्था में बुध यदि आ गए तो ये तो अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा आपको बोलना भूल गए हम कि ये आयु भी थोड़ा कम भी कर देते हैं। आयु जो होता है आदमी का वो थोड़ा कम कर देते हैं, और मतलब आयु को थोड़ा तो कम कर देते हैं, बाकी तकलीफ नहीं देते हैं बुध यहाँ, बाकी तकलीफ यहाँ बुध नहीं देते हैं। तो फिर बुध को हमने स्पीच का कारक माना गया है बुध को। यदि बुध आकर लगन में आके बैठ गए तो लगन तो अपना शत्रु है। मंगल की राशि में बुध बैठना कोई अच्छी बात नहीं है, शत्रु राशि में आके बैठ गए तो फिर ये बुध जो कि लगन में आकर यदि बैठ गए तो शत्रु राशि में आकर वो जो स्पीच है उनका वो छुपी हुई हो जाता है। जैसे कोई आदमी बोलता है ना, जैसे कान में कुछ कुछ बोलता रहता है किसी का, अपने आगे आगे वो बोलता रहता है, छुपी छुपी होकर वो बोलता है, इस टाइप का आदमी वो बन जाते हैं। तो उनका जो स्पीच है वो छुपी हुई हो जाता है। जैसे बुध आके लगन में आके बैठ जाने पर ऐसे हो जाता है। और अगर बुध शुभ संबंध में आ गए, यदि बुध यदि शुभ संबंध में आ जाते हैं तो अति वाचाल बना देते हैं। वाचाल मतलब है वो खुद क्या बोल रहा है खुद को पता नहीं होता है, वो खुद क्या बोल रहा है वो खुद को पता नहीं रहता है, उसको वाचाल ही बोलते हैं ना। तो इसीलिए तो जो वाचाल चीज हो गया इधर, तो यहाँ पर क्या है कि यदि पाप संबंध में आ गए तो छुपा के बोलेगा, सीधी सीधी बात नहीं बोलेंगे कभी भी। इसीलिए बुध को एक अजीब सा ग्रह यहाँ पर माना जाता है। वो जो बोलता है वही खुद को समझ में नहीं रहता है। बुध यदि मंगल की राशि में आ गए तो छुपा के बोलता है, और मंगल यदि बुध के राशि में आ गए तो फिर गाली गुलज वो कर देता है। देखिए कैसा टर्निंग पॉइंट है। बुध यदि मंगल की राशि में आ गए तो छुपा के बोलता है, मंगल यदि बुध की राशि में आ गए तो गाली गुलज वो करता रहता है।
इसलिए बुध को यहाँ पर अजीब ग्रह माना जाता है। तो फिर हम जो बोले हैं आपको समझ में आ गया होगा बुध क्या चीज है इस लगन के लिए। अभी आ जाइए बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति यहाँ पर जो है सेकेंड हाउस का लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। पंचम भाव का मालिक, त्रिकोण भाव का मालिक है और धन भाव का मालिक है। तो धन की भाव और पंचम के भाव तो शुभ संबंध में आना जरूरी हो जाता है। यदि शुभ संबंध है तो धन तो दे देता है मगर संतान पक्ष में भी अच्छा बना देता है। यदि गुरु बृहस्पति यदि कहीं और यदि अशुभ संबंध में आ गए तो ये दोनों भाव का फल नहीं मिलने वाली है। जो धन मिलने वाली चीज है, वो संतान मिलने वाली चीज है, वो अशुभ संबंध में आ गए तो ये नहीं मिलने वाली है। तो फिर जैसे गुरु जो बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी है, यदि उसका संबंध केंद्र के साथ हो गया, मतलब बुध यहाँ मतलब बृहस्पति यहाँ त्रिकोण के राशि के मालिक हैं, उनके यदि साथ में यदि केंद्र का संबंध आ गया, मतलब केंद्र कौन? शनि, सूर्य और शुक्र, उनके साथ में आ गए तो फिर बड़ा पोजीशन के साथ वो धन बहुत वो दे देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति ग्रह ऐसे ग्रह एक बन जाते हैं। तो बृहस्पति के बाद आ जाते हैं शुक्र। शुक्र यहाँ पर क्या है? सप्तमाधिपति है और 12वां के राशि के अधिपति है। तो 7वां घर का लॉर्ड होकर वो न्यूट्रल है और 12वें का लॉर्ड होकर भी वो न्यूट्रल है। यदि शुक्र उच्च के हो गए तो पति पत्नी में संबंध बिगाड़ देगा, क्योंकि दोनों न्यूट्रल भाव का जो 7वां भाव है वो पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। वो जो मतलब जाकर उच्च के हो जाते हैं, अपना मूल त्रिकोण से छठवें में जाकर उच्च मतलब उच्च के होते हैं। तो अपना भाव से जाकर त्रिक में जाकर उच्च के होना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो है कि उच्च का होना पति पत्नी का संबंध को बिगाड़ देता है, क्योंकि ये 7वें का भी लॉर्ड है। तो 7वां भाव जो होता है वो पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप का भाव होता है। वो यदि जाके उच्च को हो जाते हैं तो अपना भाव से त्रिक में जाकर वो उच्च हो जाते हैं। अपना भाव कौन? तुला राशि। तुला राशि से 6वें भाव में जाकर वो उच्च के हो जाते हैं। उनका मूल त्रिकोण राशि तुला है, तो तुला राशि से वो 6वें भाव में जाकर उच्च के होने पर ये पत्नी पति में संबंध बिगाड़ देता है। और यदि ये नीच में आ गए, शुक्र यदि नीच में आ गए, तो फिर ये पति पत्नी में संबंध अच्छा बना देते हैं। और यदि वो 7 का लॉर्ड और 12 का लॉर्ड उसका होना ये पति पत्नी के लिए अच्छी नहीं है। नीच का होना 11th हाउस में, अगर यदि हम हिसाब करें तो मतलब लगन से जाकर 11th में जाकर वो मतलब वो नीच के होते हैं। तो फिर वो 11th में जाकर नीच का होना ये एक अच्छी बात हो जाता है। तो फिर 11th हाउस में जाकर वो शुक्र यहाँ पर
मतलब मारक और बृहस्पति भी मारक, यहाँ पर दोनों ग्रह यहाँ पर मारक ग्रह बन जाते हैं। अगर यदि हम बृहस्पति का देखें तो बृहस्पति सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर मारक होते हैं, और शुक्र जो है वो 7वें भाव का स्थान होकर वो भी मारक हो जाते हैं। तो फिर ये जो मारक भाव के स्वामी दोनों हैं, तो यदि दोनों का संबंध यदि एक राशि में हो जाए तो धन बहुत वो दे देते हैं, पर मुसीबत के साथ वो धन भी दे देते हैं। और शुक्र की दशा में वो मारक भी हो जाता है। वो शुक्र की दशा में वो मारक, मतलब यहाँ इस लग्न वालों के लिए मारक हो जाता है। तो शुक्र की बात अभी हो गया। अभी चलिए सबसे बड़ा ग्रह शनि के ऊपर। शनि इटसेल्फ वो खुद पापी ग्रह है, पर अच्छी संबंध हो तो थोड़ा फल वो दे देते हैं। आगे हम तो बात कर ही चुके हैं शनिश्चर के ऊपर। यदि त्रिसराय के स्वामी यदि उपचय भाव में आकर उपचय भाव में हो जाए तो अच्छा फल वो दे देते हैं। मगर शनि ही मतलब शनि जो है वो शनि ही रहेगा, मगर वो रहेगा, मगर वो क्योंकि वो तीसरा भाव का लॉर्ड है और 8वें से 8वां है। तीसरा भाव जो है 8वां से 8वां होने पर वो मारक का मारक स्थान, 8वां भाव मारक स्थान है। मारक स्थान का मारक स्थान वो तीसरा भाव होता है। तो तीसरा भाव को हम क्यों इतना मतलब महत्वपूर्ण देते हैं कि जितना ज्यादा शनि बली होगा उतनी कष्ट वाली मृत्यु मिलेगी। यहाँ पर शनि यदि जितना बली होगा इस लगन वालों के लिए, इतनी बहुत ही मुश्किल वाला मृत्यु यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि तीसरा भाव जो है उसमें मृत्यु कैसे होगा और किस टाइम से वो मृत्यु बनेगा, ये सब कुछ पता चल जाता है। क्योंकि तीसरा भाव तो 8वां से 8वां है, तो फिर ये किस भाव में जाकर वो ये बनेगा, मारक बनेगा, मतलब मृत्यु वरण करेगा, उसका टाइम, उसका कहानी सब तीसरा भाव से पता चलता है। तो इसीलिए थर्ड हाउस जो है एक्चुअली शनि जो भी खुद तो लंगड़ा है खुद, और वो क्या करते हैं, आदमी को बिस्तर पर पूरा डाल देते हैं, पूरा सो जाओ, उठ भी नहीं पाएगा आदमी। कितना सच्ची बात है, देखो इतना बड़ा कष्ट। तो फिर आज से हम क्या करते हैं, शनिश्चर को डरने लगते हैं। बाप रे, शनिश्चर ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। नहीं, हमको डरना नहीं है। जो पूर्व जन्म का हिसाब, उसके पूर्व जन्म के हिसाब सब शनिश्चर के पास रहता है।
शनि आपको सब मुसीबतों का मालिक है। पूर्व जन्म में आप क्या किए थे, इस जन्म में आपको मिलेगा वही पाप सब आप इस जन्म में पीड़ित आपको बनाएंगे। और कोई ग्रह ऐसा नहीं देता है। शनि तो काल है ना। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब टाइम होता है, समय। समय जो होता है, समय, घड़ी, वो काल का मतलब होता है शनि। तो उस काल में आपने क्या किए थे, इस जन्म में आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए शनिश्चर को आपको ऐसे हटाना नहीं चाहिए। शनिश्चर को हमेशा प्रणाम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि सभी ग्रहों के साथ शनिश्चर थोड़ा अलग है। जैसे सवेरे उठते हैं, सबसे पहले सूर्य को नमस्कार कीजिए, उसके बाद जय शनिदेव ऐसे करके 11 बार या 21 बार आप खाली मन में आप बोल दीजिए। तो हमेशा ऐसे करने पर शनिदेव आपके लिए प्रसन्न हो जाएंगे। आप हमेशा बोलना पड़ेगा मन में सच्चाई मन होता है। सुबह के टाइम में सच्चाई मन होता है हमेशा, और दिमाग ठंडा रहता है, अच्छी बुद्धि रहता है उसमें सवेरे टाइम में। तो इसीलिए आप मन में 11 बार या 21 बार जय शनिदेव ऐसे बोलने से आपको शनिदेव प्रसन्न आपके ऊपर हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर क्या करेंगे, कहां से कहां वो पहुंचा देंगे। और बुरे होने पर कहां से भी कहां पहुंचा देंगे, ऐसा भी है। तो फिर शनिश्चर की हाल यहाँ पर ऐसे हो जाता है। एक यहाँ पर एक सवाल है, मंगल और शुक्र का जो एक्सिस है वो 1/7 एक्सिस है। तो फिर यहाँ पर मंगल सम सप्तम मतलब सप्तम दृष्टि में शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र भी यहाँ मतलब शुक्र भी यहाँ मतलब पूर्ण दृष्टि में मंगल को देख रहे हैं। तो मंगल हमेशा 7वें भाव में मतलब मंगल जो है हमेशा 7वें भाव में सही होता है। मतलब 7वें भाव में मंगल जाके मतलब वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, जो कि शुक्र मंगल के साथ मतलब जो 7वां भाव होता है वो शक्ति का भाव होता है, 7वां भाव। तो फिर मंगल जो है, मंगल का शक्ति शुक्र है और शुक्र का शक्ति मंगल है। दोनों एक दूसरे को पूरी आंख से देख रहे हैं। तो इसलिए उनका शक्ति दोनों बराबर की तरफ यदि मोड़ जाए तो फिर ये अच्छी बात है, अच्छी कहना चाहिए। तो फिर मंगल का जो शक्ति चाहिए वो मतलब जो शुक्र जो कि मंगल की शक्ति, शुक्र को मंगल का शक्ति चाहिए। वो शक्ति कैसे बनेगा? ये शक्ति जो है मतलब सेक्स की तरफ वो ले जाता है। वो शक्ति जो है सेक्स की तरफ ले जाता है और यदि शुक्र उच्च का हो गया यहाँ पर तो सेक्स डिजायर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है।
और यदि मंगल उसका हो गया तो सेक्स का डिजायर बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ पर कोई संदेश ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे भी हो भी सकता है। और यदि दोनों एक साथ में है तो कोई भी खराब वाली बात नहीं है। जो उसमें बलि है, शुक्र के साथ मंगल या युति हो तो 7 हाउस शक्ति का भाव है, तो मंगल शुक्र की दृष्टि में या संबंध में स्त्री के लिए और पुरुष के लिए एक टाइप का ये हो जाता है। तो सेक्स कब देखी जाएगी, मतलब जैसे यदि बहुत ही कोई लड़की सेक्सी होता है तो सेक्सी का मतलब होता है एक पुरुष के साथ नहीं है, दूसरा पुरुष के साथ भी होता है, तीसरा पुरुष के साथ भी होता है। ऐसा क्यों होता है? सेक्स डिजायर उनकी तरफ वो बहुत ज्यादा होता है। और लड़का भी ऐसे भी होते हैं, सेक्स डिजायर उनका भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखने के लिए आपको नमाज कुंडली में जाना पड़ेगा। नमाज में यदि एक्सचेंज के रूप में वो यदि हैं, शुक्र मंगल अपना स्थान एक्सचेंज करके बैठे हैं, तो ये बात होना जरूरी है, सेक्स होना जरूरी है। सेक्स का डिजायर वो ज्यादा बढ़ा देगा और बदनाम भी साथ में दिला देगा, वही चीज है। और यदि हम कर्म वाला कुंडली देखें, D10 देखें, तो यहाँ पर यदि मंगल शुक्र यदि एक्सचेंज के रूप में है या मंगल की दृष्टि में शुक्र है या शुक्र की दृष्टि में मंगल है, तो यहाँ पर ये कर्मठ बना देते हैं। तो वही चीज है, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो स्पीकर स्टार चैनल जो है कि एस्ट्रो चैनल जो है आपको ज्ञान दिलाएगा। मतलब बहुत सारे ज्ञान वो आपको दिलाएगा, साथ में आपको बड़ा गुड़ रहस्य वाली बात आपको बताने वाले हैं। और उसमें मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से हम आपको बोलेंगे। तो जिंदगी में कभी हारना नहीं है, जिंदगी में कभी हारना नहीं है। जैसे कि एक कोटेशन है, I believe in fact that no one can born as like a master. I believe in fact that no one can born as like a master. Everybody should learning from their surrounding. Everybody should learning from their surrounding. What I can answer? I do have the guts towards success, very working hard. समझ गए? कोई आदमी मास्टर होके पैदा नहीं होता है, वो सराउंडिंग से सीख कर वो मास्टर बनता है। और बहुत ही मेहनत और पूरा अंदर जाकर वो मेहनत करता है, अंदरूनी की तरफ वो मेहनत करता है, तभी जाके उसको सक्सेस मिलता है। वही मेरा कहना था। जिंदगी बहुत लंबी है, उसको निभाना बहुत ही मुश्किल है, उसको चलाना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल को हल करने के लिए आपके पास धर्म और कर्म होना चाहिए। धर्म का दृष्टि में अच्छा होना चाहिए, कर्म भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपका ये संसार अच्छा में चलेगा। तो इसीलिए हम आपको इतना बताकर हम आपसे विदा ले रहे हैं
जय स्पीकर स्टार, जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।